ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद अनिल सर। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सीटेट के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, तो फ्रेंड्स आपके समक्ष मैं उपस्थित हूँ सीटेट के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। और फ्रेंड्स बता दो कि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और साथ में ये भी बता दूँ कि क्वेश्चन तो है ही हैं, इस क्वेश्चन के बीच में हम लोग थ्योरी को डिस्कस करेंगे जो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर देगा। तो फ्रेंड्स बस लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में घंटे वाले बेल को प्रेस कर दें। और साथ में पेन कॉपी को लेकर बैठें, फिर जहाँ भी लगे कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको आप लिख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो चीज़ आप लिख लेंगे वो आप कभी नहीं भूलेंगे। आप कभी भूल रहे हैं तो वहाँ से उसको देख के तुरंत आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सुनते हैं तो सुनने में क्या होता है कि आप सुने उसको कुछ टाइम के बाद भूल जाएंगे, तो फिर लास्ट में आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और जो नोट्स होते हैं वो लास्ट में रिवाइज करने के लिए होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, डिसलेक्सिया किससे जुड़ा हुआ है? डिसलेक्सिया किसके साथ जुड़ा है? तो पहला विकल्प यहाँ पर है पठन विकार, दूसरा है व्यवहार विकार, तीसरा है मानसिक विकार, चौथा है गणितीय विकार। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आई होप कि अब तक आपने इसका आंसर सोच भी लिया होगा। तो फ्रेंड्स जो डिसलेक्सिया का जो राइट आंसर होगा वो है पठन विकार। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पढ़ने की समस्याओं पर आधारित है। इसमें बालक को पढ़ने में समस्या होती है। अच्छा, इसमें किस तरह की समस्या होती है ये भी तुम्हें जानना चाहिए। इसमें समस्या ऐसी होती है जैसे मान लीजिए वॉज लिखा हुआ है, इंग्लिश में वॉज लिखा हुआ है तो बच्चा उसको सॉ पढ़ रहा है। अगर इंग्लिश में एम लिखा हुआ है तो उसको डब्ल्यू पढ़ रहा है। उसमें अगर जो बी लिखा है स्मॉल में तो उसको स्मॉल डी पढ़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं बच्चे को इसमें पढ़ने में समस्या होती है, बच्चा इसमें ढंग से पढ़ नहीं पाता है। तो फर्स्ट का राइट आंसर है पठन विकार है। और इसमें एक ऑप्शन और दे रखा हुआ गणितीय विकार। तो फ्रेंड्स बता दो कि जो गणितीय विकार आपका होता है वो आपका होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिसकैलकुलिया। इसमें बच्चे को गणित को समझने में कठिनाई होती है। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है पठन विकार। चलते फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों की पहचान निम्न द्वारा की जाती है। आपके क्वेश्चन यहाँ पर है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों की पहचान निम्न द्वारा की जाती है। तो पहला विकल्प आपका यहाँ पर है एरिक्सन है, दूसरा है स्किनर है, तीसरा है पियाजे है, चौथा है कोहलबर्ग है। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है और बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों की पहचान निम्न द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड्स अब तक आपने इसका आंसर खोज भी लिया होगा। और फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है, तो सेकंड का राइट आंसर यहाँ पर है सी। क्या है? सी, यानी जीन पियाजे। तो चलिए कुछ बता दो आपके इसके बारे में, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। फ्रेंड्स जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो जीन पियाजे होते हैं नन्हे बच्चों को वैज्ञानिक माना हुआ है। अच्छा, नन्हे बच्चे वैज्ञानिक इसलिए होते हैं कि बच्चों में एक खोज करने की प्रवृत्ति होती है, मतलब वो हर चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो इसीलिए बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक माना है। और बता दो कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर जोर दिया है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर जोर दिया है और इन्होंने क्या कहा कि जो विकास नकल आधारित ना होकर खोज आधारित होता है। अभी मैंने बताया कि बच्चे वैज्ञानिक जैसा व्यवहार करते हैं। और साथ में इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं जो कि 4 हैं। तो पहला यहाँ पर है संवेदी पेशी अवस्था, जिसकी जो एज होती है वो 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है। और इसमें शिशु संवेगों का अनुभव करता है। जो फ्रेंड्स इसमें शिशु जो होता है संवेगों का अनुभव करता है तथा तमाम तरह की क्रियाकलापों को शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त करता है। चलिए एग्जाम्पल दो आपको। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसे भूख लगी, तो भूख लगेगी तो ये तो है नहीं छोटा बच्चा जाके खाना मांगेगा कि या दूध मांगेगा, तो क्या करेगा? वो रोएगा। तो रोए मतलब क्या? रोना क्या होगा? यहाँ पे उसके संवेग हो गए। रोना एक आपके क्या है? संवेग है। बच्चा रोएगा तो हम जान जाएंगे कि बच्चे को भूख लगी है, तो हम उसको क्या करेंगे? दूध की बोतल दे देंगे। तो ये आपके संवेग हो गए। तो पहले में क्या होता है? बच्चा संवेदी पेशीय अवस्था होती है जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बीच में होती है। दूसरा आपका यहाँ पर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष के बीच में होती है। और बता दो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अहम केंद्रता पाई जाती है और इसमें साथ में अनुकरण की प्रवृत्ति भी होती है। मतलब बच्चा इसमें क्या करता है? चीज़ों को बार बार दोहराता है। हम अगर थर्ड स्टेज की बात करें तो ये है मूर्त यानी ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष के बीच में होती है। फ्रेंड्स इसमें भी अहम केंद्रता पाई जाती है, साथ में क्रमबद्धता और कल्पना में अधिक वृद्धि इसमें होती है। और फोर्थ और लास्ट आपका यहाँ पर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं और ये 11 से लेकर 18 वर्ष के बीच में होती है। और साथ में बता दो कि इसमें मतलब बच्चों में इस एज में बच्चों में तार्किक क्षमता और चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है। समस्या समाधान की क्षमता का विकास इसमें हो जाता है। सही गलत वास्तविक अवास्तविक में अंतर करने की क्षमता का भी विकास हो जाता है। तो ये है जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं और सभी की इनकी अलग अलग एज दे रखी हुई हैं। और कभी कभी बच्चों से मतलब इस क्वेश्चन में बच्चों से उनके एक एज दे देगा और बताएगा कि ये किससे रिलेटेड है।
मतलब आपको ए टू जेड पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2-3 नाम और दे रखे हैं, जैसे एरिक्सन का है, स्किनर का है, कोहलबर्ग का है। तो कुछ बता दूं इसके बारे में आपको कि देखिए, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा एरिक्सन महोदय। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा एरिक्सन महोदय। तो एरिक्सन ने क्या बताया कि इन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, और एरिक्सन ने फ्राइड के सिद्धांतों को अमान्य करते हुए संशोधित समर्थन दिया। मतलब इन्होंने क्या किया कि फ्राइड का जो सिद्धांत था उसको संशोधित किया, उसमें कुछ चेंज किए, उसके बाद में अपना इन्होंने तथ्य दिया। दूसरा आपका यहाँ पर है स्किनर। तो फ्रेंड, जैसा कि जानते हैं कि स्किनर ने क्या किया था कि एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया था। और लास्ट आपका यहाँ पर है कोहलबर्ग। तो पता है आपको कि कोहलबर्ग ने क्या किया था, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने नैतिकता की बात आई थी, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो ये कुछ पॉइंट थे, कुछ फैक्ट थे सेकंड क्वेश्चन में, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड, जो सेकंड का राइट आंसर है वो है सी, यानी जीन पियाजे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, काफी इजी और आसान सा क्वेश्चन, इसको आप आसानी से कर सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया सब कभी समाप्त नहीं होती है। जब फ्रेंड देखिए यहाँ पे नहीं आ गया तो उसको ध्यान रखना है कि विकास की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है, यह विचार किससे जुड़ा है। तो आपके विकल्प यहाँ पर है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है एकीकरण का सिद्धांत, तीसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, चौथा है बातचीत का सिद्धांत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सही विकल्प का चुनाव करिए। तो फ्रेंड्स, काफ़ी आसान, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और आई होप कि अब तक आपने इसका आंसर सोच भी लिया होगा। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर होगा वो है थर्ड का ए, यानी निरंतरता का सिद्धांत। अच्छा फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ। जैसा फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जब बच्चा गर्भ में होता है तब से उसका विकास स्टार्ट होता है, और विकास एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो आपके जीवन पर्यंत तक चलती है। तो आपने सुना होगा ना कि गर्भ से लेकर कब्र तक। तो जब इंसान जन्म लेता है, पैदा होता है, और पैदा मतलब क्या, गर्भावस्था से लेके जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक उसका विकास चलता रहता है। तो आप ये आप फैक्ट जानिएगा कि बच्चे का जो विकास होता है वो जन्म से लेके, मतलब गर्भावस्था से लेके और मृत्यु तक उसका चलता रहता है। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा वो है थर्ड का, यानी निरंतरता का सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, तो पहला है अच्छा शिक्षक, दूसरा है बालक, तीसरा है शिक्षण प्रक्रिया, चौथा है विद्यालय। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या यहाँ पर होगा। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है, और अब तक आप लोगों ने इसका आंसर ढूंढ भी लिया होगा, सोच भी लिया होगा, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और ऐसे ही आसान से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो गए तो आप क्वेश्चन को रॉन्ग कराएंगे, गलत कराएंगे। तो प्लीज़ क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। सीटेट में क्या होगा कि आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना होगा। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी तो आप ये मान के चलिए कि आपका आंसर गलत ही होना है। तो फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है बालक। तो फ्रेंड्स, जो भी आप कार्य करते हैं बालकों के लिए, तो वो उसमें हमेशा केंद्र बिंदु बालक ही होता है। क्योंकि जैसा जानते हैं, मान लीजिए कि क्लास में आपको पढ़ाना है, आपने कोई पाठ्य योजना तैयार की, आपने कुछ भी कोई भी एक्टिविटी की बच्चों के लिए, तो जैसा ये भी हम लोग जानते हैं कि जो एक क्लास होती है उस क्लास में अलग अलग सांस्कृतिक, अलग अलग क्षेत्र के बच्चे होते हैं। तो हमारा जो पाठ्य योजना तैयार करेंगे, हम लोग जो पाठ्य योजना को बनाएंगे वो बालकों को सोच समझ के बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए कि लोकल एरिया का बच्चा है तो उसके लिए अलग बना दिया, फिर अलग सर्कल बना दिया। तो हम क्या करेंगे, सभी के चीज़ों को सोच के समझ के तब हम एक काम को करेंगे। तो यहाँ पर जो सेंटर में होगा वो आपका बालक होगा। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु जो होता है वो बालक होता है, यानी फोर्थ का बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि डैश के अनुसार, मतलब किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो आपके विकल्प यहाँ पर है, पहला है वुडवर्थ, दूसरा है गैरेट, तीसरा है हॉलैंड, चौथा है थॉर्नडाइक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है, इसका सही विकल्प क्या है। तो पहला है वुडवर्थ है, दूसरा है गैरेट है, तीसरा है हॉलैंड है, चौथा है थॉर्नडाइक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड बता दूं कि जो इसका सही विकल्प है वो है वुडवर्थ। वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा है कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो आपके विकल्प हैं वातावरण, दूसरा है आपका आनुवंशिकता, तीसरा आपका है हार्मोन, चौथा आपका है समाज। पहला आपका वातावरण, दूसरा है आनुवंशिकता, तीसरा है हार्मोन, चौथा है समाज। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या है। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है वो सिक्स का राइट आंसर है, वो है बी। क्या है, आनुवंशिकता। फ्रेंड्स बता दो आपको इसके बारे में कि जैसे मान लीजिए कि किसी खानदान में अगर किसी बच्चे की आंख
नीली है तो ये मान के चलिए कि उसके पूर्वजों में यानी उसके खानदान में पहले किसी न किसी उसके पूर्वजों में किसी न किसी की आंख नीली रही होगी, तभी उस बच्चे की आंख नीली है। तो मतलब जो बच्चों के आंख का रंग होता है, जैसे मान ली किसी की अगर आंख भूरी है या ब्लैक है, हल्की सी रेड है या फिर ब्लू है, तो ये मतलब इंडिकेट करता है कि उसके पूर्वजों में उस कलर की आंखें रही होंगी। किसी की नीली हैं तो मतलब देखिए नीली आंखें बहुत रेयर होती हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल आपको दिया। काली आंखें तो सभी की होती है लेकिन नीली आंखें बहुत रेयर में होती हैं। तो अगर किसी बच्चे की आंख नीली है तो उसके पूर्वजों में किसी न किसी की आंख नीली रही होगी। तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आंख का जो रंग होता है ये अनुवांशिकता के कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो आपका विकल्प यहाँ पर है वुडवर्थ, दूसरा है गैरेट, तीसरा है हॉलैंड, चौथा है थॉर्नडाइक। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या है। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक, तो फ्रेंड्स जो 7th का राइट आंसर है वो है डी यानी थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक महोदय ने प्रयास और भूल का सिद्धांत दिया था। अगर आपको इनका प्रैक्टिकल याद हो तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक पिंजरा लिया था और उस पिंजरे में बिल्ली को बंद कर दिया था और उस पिंजरे के बाद उन्होंने मछली को रखा। जैसे हम लोग जानते हैं कि बिल्ली का जो मुख्य भोजन होता है वो मछली होता है, बिल्ली को मछली बहुत पसंद होती है। तो जब उस बिल्ली ने पिंजरे के अंदर से बाहर की मछली को देखा तो उसके अंदर एक लालसा पैदा हुई कि क्यों ना मछली को खाया जाए। तो उसने अजीब तरह की हरकतें करनी स्टार्ट कर दी। तो जब हरकतें कर रही थी, उछल रही थी, कूद रही थी, पंजे मार रही थी, जब ऐसी प्रतिक्रिया कर रही थी वो, तो अचानक से क्या हुआ कि गलती से उसका पैर ट्रिगर पड़ गया और वो गेट खुल गया। जब गेट खुल गया तो वो बिल्ली क्या हुई, आसानी से मछली तक पहुंच गई। तो उसने क्या किया कि 2-3 बार ऐसे गलती से पैर बढ़ता रहा। फिर लास्ट में बिल्ली को समझ में आ गया कि अगर जो मैं इस बटन पर पैर रखूंगी तो गेट खुल जाएगा। तो उसने कई बार प्रयास किया, कई बार भूल की, कई बार गलती की, लास्ट में उसकी सफलता उसके हाथ लग गई। अब उसको बाहर जाके खाना होता था तो आसानी से उस बटन प्रेस करती थी और उसका गेट खुल जाता था। तो जो प्रयास और भूल का सिद्धांत दिया है वो दिया है थॉर्नडाइक ने। और साथ में बता दो कि थॉर्नडाइक ने इसके साथ में और भी कई नियम दिए हैं। एक सीखने का नियम दिया है और साथ में कुछ गौड़ नियम दिए हुए हैं। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स बता दो कि थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्यतः 3 नियम दिए हैं। कौन कौन से नियम है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि थॉर्नडाइक के नियम कौन कौन से हैं। तो 3 नियम पता है आपको, ठीक है, चौथा दे देगा। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो फिर आप वहाँ पे भी उस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो फ्रेंड्स बता दो यहाँ पे कि जो सीखने के मुख्यतः 3 नियम हैं, कौन कौन से हैं? पहला है तत्परता का नियम। फ्रेंड्स पहला कौन सा है? तत्परता का नियम। मैं सीखने के मुख्य नियम की बात कर रहा हूँ, तो पहला यहाँ पर है तत्परता का नियम। दूसरा है अभ्यास का नियम। और फ्रेंड्स बता दूं कि अभ्यास में भी इन्होंने 2 नियम दिए फर्दर, इसके भी अंदर 2 पार्ट हैं। तो पहला है उपयोग का नियम, दूसरा है अनुपयोग का नियम। तीसरा नियम इनका है प्रभाव का नियम। तो फ्रेंड्स इनके 3 नियम मुख्य कौन कौन से हो गए? पहला इनका हो गया तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम हो गया, तीसरा हो गया प्रभाव का नियम। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे पूछ लेगा, ऐसे ऑप्शन दे देगा कि थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्यतः कितने नियम दे रखे हुए हैं। अब यहाँ पे 3 नियम आपको दे देगा, या फिर इसमें से कौन कौन से इनके नियम हैं। तो ऐसे ऑप्शन मिक्स कर देगा और आप फिर हमें गलत करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको दिमाग में यही रखना, केवल तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो कौन कौन से नियम इनके हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और अभ्यास के नियम में फर्दर 2 जगह डिवाइड है ये एक है उपयोग का नियम, दूसरा है अनुपयोग का नियम। तो ये सीखने के मुख्य इनके नियम हो गए थे। अगर हम बात करें यहाँ पे कि अधिगम के गौड़ नियम की बात करें तो इन्होंने उसमें भी 5 नियम दिए थे। तो कौन कौन से थे? पहला था बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, दूसरा था सदृशता का नियम, तीसरा था मनोवृत्ति का नियम, और अगर हम बात करें चौथे 5वें की तो चौथा नियम इनका था साहचर्य का नियम, और 5वां इनका था तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम। तो ये इनके 5 नियम थे। एक बार फटाक से इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। 5 नियम कौन कौन से? तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम, दूसरा है साहचर्य का नियम, तीसरा है मनोवृत्ति का नियम, चौथा है सदृशता का नियम और 5वां है बहु अनुक्रिया का नियम। तो ये थे कुछ नियम थॉर्नडाइक के। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया। बताइए। अभी देखिए मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि सीखने के मुख्य नियम थॉर्नडाइक ने 3 दिए हैं। तो नियम कौन कौन से हैं? देखिए पहले तत्परता का नियम है, दूसरा अभ्यास का नियम है, तीसरा प्रभाव का नियम। तो देखिए आप कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया हुआ है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो 8th का जो राइट आंसर आपका है वो है डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है डिस्ग्राफिया किसके साथ जुड़ा हुआ है? डिस्ग्राफिया किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो अभी ऑप्शन बताने से पहले कुछ बताना है आपको कि इसी चैनल पे विकास सर आते हैं और वो एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आई होप कि आपके आने वाले एग्जाम में ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे जो अभी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो एक बार आप वीडियो को जरूर देखें
और फ्रेंड्स के साथ साथ में शेयर करें। और रिक्वेस्ट आपसे ये है कि वीडियो को आप लाइक जरूर करें, और आई होप अब तक आपने कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और साथ में आपने घंटे वाले बेल को प्रेस कर दिया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, डिस्ग्राफिया किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो आपके विकल्प यहाँ पर है पठन अक्षमता, दूसरा है लिखने की अक्षमता, तीसरा मानसिक विकार, चौथा है गणितीय विकार। तो बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था आपको, यहाँ पर जो पठन अक्षमता होती है वो आपकी क्या होती है? वो आपकी डिसलेक्सिया होती है। इसमें बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। इसमें प्रॉब्लम किस तरीके से होती है? मतलब बच्चा 100 को बॉस पढ़ रहा है, बी को डी पढ़ रहा है, एम को डब्ल्यू पढ़ रहा है, तो बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो आपका जो 9 का जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है? वो है बी, डिस्ग्राफिया। जो आपको जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है लिखने की क्षमता के साथ में, पढ़ने की तो डिसलेक्सिया होती है। और चौथा आपका यहाँ पर है गणितीय विकार, मतलब यहाँ पे बच्चों को गणित में समझने में प्रॉब्लम होती है, तो उसका हो जाएगा डिसकैलकुलिया। तो ये आपके हैं यहाँ पर सही विकल्प। तो आपका जो 9 का जो राइट आंसर है वो है बी, यानी लिखने की अक्षमता, और पढ़ने की अक्षमता आपकी डिसलेक्सिया होती है, और गणितीय विकार आपका यहाँ पर होता है डिसकैलकुलिया। चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। और फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आगे पता भी होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ पर है, किसने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो तो मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं? ये लाइन किसने कही है कि आप मुझे नवजात शिशु दे दो तो मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहो बना सकता हूं? तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन यहाँ पर हैं। तो पहला विकल्प यहाँ पर फ्रीमैन, दूसरा है वॉटसन, तीसरा है न्यूमैन, चौथा है होल्जिंगर। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या है? फ्रीमैन होगा, वॉटसन होगा, न्यूमैन होगा, या फिर आपका होल्जिंगर होगा? तो बता दो इसका जो सही विकल्प है वो है वॉटसन। बता दो कि जो आपके वॉटसन थे ये व्यवहारवादी थे, इन्होंने व्यवहारवाद के साथ में काम किया हुआ है, और इन्होंने कहा था कि मुझे आप नवजात शिशु ला के दे दो, एक इन्फेंट बेबी ला के दे दो, और मैं उसे जो चाहो बना सकता हूँ। मैं चाहूँ तो उसे डॉक्टर बना दूँ, उसे वकील बना दूँ, उसे चोर बना दूँ, या कुछ भी चाहूँ उसे बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10th का बी, यानी वॉटसन। तो फ्रेंड्स बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप प्रमोटिंग, टेक केयर, बाय बाय।